मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक है छायावाद। मेरे एक मित्र ने आग्रह किया कि मैं छायावाद पर एक वीडियो बनाऊं सेपरेट, और उनके इस आग्रह पर मैंने एक छोटा सा प्रयास करने का विचार किया। हिंदी साहित्य के इतिहास वाले वीडियो में हम सभी ने देखा कि लगभग 1400-1500 वर्षों का ये हिंदी साहित्य इसे 4 भागों में बांटा गया: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो कई सारी विधाएं आधुनिक काल में हमें देखने को मिलती हैं। शुरुआत करें तो भारतेंदु युग, जो कि आधुनिक काल का पहला काल माना जाता है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अथक परिश्रम का काल है ये। और उसके बाद तीसरा काल जो आता है उसे छायावाद कहते हैं। और छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और आधुनिक विधाएं जो हैं, नवलेखन, नई कहानी, लघुत्तरी कविता, साठोत्तरी कविता, ये सारी जो है चलने लगी थी। तो आज हम जिस छायावाद की बात कर रहे हैं, ये छायावाद जैसा स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, इसको इसी आधार पर हम आज की पूरी वीडियो को रेखांकित करते जाएंगे कि छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही। यानी द्विवेदी युग, जहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादन में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने अपने हाथों से उस समय के अच्छे अच्छे बड़े बड़े कवियों को तैयार किया। लेकिन द्विवेदी युग में जो एक खास बात थी कि द्विवेदी युग की कविता ब्रज भाषा के लालित्य से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। द्विवेदी युग की कविता में जो गद्य था, वो गद्य में मधुरता नहीं आ पाई थी। गद्य का माधुर्य बोध नीरस हो गया था। इसीलिए द्विवेदी युग की इसी इतिवृत्तात्मकता के विरोध में छायावाद का जन्म हम मान सकते हैं। ये कला के स्तर पर मैं बात कर रहा हूं, साहित्य के स्तर पर। ऐसे रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक की बात माने तो उन्होंने मुख्यतः स्वच्छंदतावाद पर विशेष बल दिया। रहस्यवादी कवियों को तो वे कवि मानते ही नहीं उनके सिद्धांत के अनुसार। इसीलिए उन्होंने मूल रूप से स्वच्छंदतावादी कवियों पर बल दिया। उनके अनुसार जो स्वच्छंदतावादी कवि थे, जिनमें आप देख सकते रामनरेश त्रिपाठी थे, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, गुरुभक्त सिंह भक्त, उदय शंकर भट्ट, ये सब जो कवि थे, उनकी नज़र में ये मुख्य स्वच्छंदतावादी कवि थे और जिन्हें अच्छा स्थान साहित्य में मिलना चाहिए था। लेकिन जो रोमांटिसिज्म के रूप में जिस विधा का जन्म हुआ, जो रहस्यवादी कविता का आधार लेकर जुड़ा, आचार्य शुक्ल और कुछ आलोचक उसे महत्वपूर्ण स्थान देने में संकोच करते हैं। लेकिन प्रसिद्धि इसी कविता को मिली जिसे हम छायावाद कहते हैं, जिसके प्रमुख कवि आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, सुमिता नंदन पंत थे, महादेवी वर्मा थे। ये 4 पिलर छायावाद के माने जाते हैं। अब नामकरण की बात आती है तो छायावाद का पहला नामकरण किसने दिया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुकुटधर पांडे को जाता है छायावाद नामकरण का श्रेय। कि मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका जो थी, जबलपुर से निकलती थी, श्री शारदा पत्रिका, उसमें एक लेख लिखा था। एक लेख की श्रृंखला लिखी थी
1920 ईस्वी में, और उसमें हिंदी में छायावाद ये लेखों की श्रृंखला दी थी, और यहीं से वो नाम छायावाद पड़ता है। और एक बात और छायावाद के विषय में ध्यान देने योग्य है कि इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। जैसे हम हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को मानते हैं, उसी प्रकार खड़ी बोली का स्वर्णयुग अगर किसी को माना जाए तो वो छायावाद है। अब प्रथम रचना की बात की जाए तो कुछ आलोचक मुकुटधर पांडे द्वारा रचित कविता कुररी के प्रति इसे छायावाद की पहली कविता मानते हैं। तो वहीं आलोचकों का एक वर्ग जूही की कली, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी, निराला जी की बहुत ही खूबसूरत रचना है, ये जो है इसे छायावाद की पहली रचना मानते हैं। वहीं कुछ लोग 1918 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की पहली रचना मानते हैं। तो इन तीनों में थोड़ा सा मतभेद है, ये आप ध्यान देंगे। अब दूसरी बात, द्विवेदी युग की कविता से छायावाद की कविता में अंतर क्या था, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। द्विवेदी युग में कविता का ढांचा पद्य का था, पद्यात्मकता कविता को नहीं छोड़ पा रही थी। वस्तुतः गद्य का प्रबंध ही उसमें पद्य हो गया था, भाषा भी गद्यवत हो गई थी। छायावाद ने पद्य का ढांचा तोड़कर खड़ी बोली को काव्यात्मक बना दिया। यानी द्विवेदी युग से पहले कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि गद्य में काव्य रचना इतनी सुंदर तरीके से संभव है। ऐसा सोचना बहुत असंभव लगता था। भारतेंदु युग में प्रयास हुआ, द्विवेदी युग में उससे एक ऊंचाई मिली, लेकिन छायावाद ने गद्य में काव्य रचना को अपने शीर्ष पर पहुंचा दिया। छायावाद की कलात्मकता ने हिंदी गद्य को वह मुकाम हासिल किया। उस मुकाम में चाहे प्रसाद का काव्य हो, पंत का काव्य हो, निराला का काव्य हो, महादेवी का काव्य हो, या और भी जितने भी काव्य हैं, उन्होंने गद्य को, हिंदी गद्य को, साहित्यिक गद्य को कला की दृष्टि से बहुत बड़ी ऊंचाई दी, और इसीलिए ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर कि विभिन्न आलोचकों की दृष्टि में छायावाद का क्या महत्व है। तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि संवत 1970, नहीं ये गलत है, यहाँ पर मिस्टेक है, ये कि मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजक रंग रूप देने में प्रवृत्त हुए थे। ये 1907 की बात है, और यह स्वच्छंद और नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल रही थी। रविंद्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई, और इसमें रहस्यवाद क्या है इसके एक अलग वीडियो में समझाएंगे। यानी आत्मा के साथ परमात्मा के संबंध को रहस्यवाद माना गया, जो भक्ति काल में भी हमें देखने को मिलता है कबीर वगैरह की रचनाओं में, और उसी का आधुनिक विकास हमें छायावाद में देखने को मिलता है। तो इसमें रहस्यवाद, प्रतीकवाद और चित्रभाषावाद, ये चीजें धीरे धीरे छायावाद के साथ जुड़ती चली गई। अब मूलतः छायावादी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को अर्थात ईश्वर को आलंबन बनाकर, आलंबन का मतलब उसका आधार बनाकर, अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम का अनेक प्रकार से व्यंजन करता है। इस अर्थ का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या विशेष पद्धति के व्यापक अर्थ में होता है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। यानी प्रस्तुत जो है वो है, लेकिन प्रस्तुत के अलावा अप्रस्तुत का कथन जो नहीं है, जो होना चाहिए, उसका ध्येय करके जो कविताएं लिखी गई, उसी में हम छायावाद के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं।
अब छायावाद की पृष्ठभूमि क्या रही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में लिखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि किस रूप में हम देखेंगे कि द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होते ही सारे देश में नई चेतना की लहर दौड़ गई। सन 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतवर्ष विदेशी गुलामी को झाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो गया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की लाइनिंग चल रही है। इसे सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए। यह संपूर्ण देश का आत्मस्वरूप समझने का प्रयत्न था और अपनी गलतियों को सुधार कर संसार की समृद्ध जातियों के प्रति द्वंद्विता में अग्रसर होने का संकल्प था। संक्षेप में यह एक महान सांस्कृतिक आंदोलन था। चित्तगत उन्मुखता इस कविता का प्रधान उद्गम थी और बदलते हुए मानव के प्रति दृढ़ आस्था इसका प्रधान संबल। इस श्रेणी के कवि ग्राहिका शक्ति से बहुत अधिक संपन्न थे और सामाजिक विषमता और असामंजस्यों के प्रति अत्यधिक सजग थे। शैली की दृष्टि से भी ये पहले के कवियों से एकदम भिन्न थे। इनकी रचना मुख्यतः विषयी प्रधान थी। सन 1920 की खड़ी बोली कविता में विषय वस्तु की प्रधानता बनी हुई थी। ये आप देख रहे हैं कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के उद्भव विकास में इस चीज को दर्शाया कि छायावाद का संबंध हमारी राष्ट्रीय चेतना से भी है। छायावाद का संबंध उस पुनर्जागरण से है जो 1857 की क्रांति के बाद भारतेंदु युग के समाप्ति के बाद देशवासियों में जागृत हुई थी। छायावाद का संबंध उस राष्ट्रीय चेतना से है जो पूरे भारत में एक लहर के रूप में काम कर रही थी। यानी उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति छायावाद के रूप में हमें देखने को मिलती है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद माना है। वही कला के क्षेत्र में छायावाद है। यानी इस चीज को आप ऐसे लाइन पकड़ सकते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में जो स्वच्छंदतावाद है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में वही छायावाद बनकर निकला और छायावादी रचनाएं हमें इसी रूप में देखने को मिलती है। नामवर सिंह क्या कहते हैं? नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह प्रसाद निराला पंत महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है, यानी परिचायक है, जो 1918 से 36 ईस्वी के बीच लिखी गई। और वे आगे भी लिखते हैं, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ध्यान रखेंगे, नामवर सिंह जी, महान आलोचक नामवर सिंह जी का कथन है ये कि छायावाद क्या है? राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यानी अपनी रूढ़ियों से भी हमें मुक्त होना था उस समय और अंग्रेजों की पराधीनता से, राजनीतिक पराधीनता से भी मुक्त होना था। सांस्कृतिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी, इन दोनों की प्रतिध्वनि हमें छायावादी कविताओं में देखने को मिलती है। अब आते हैं हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के संदर्भ में। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कई सारी हैं। मुख्य प्रवृत्तियों पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। जैसे आत्माभिव्यक्ति, पहली प्रवृत्ति हम लेंगे कि आत्माभिव्यक्ति यानी अपने आप को अभिव्यंजित करना। हम चाहे द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता हो, चाहे भारतेंदु युग में जो नए नए प्रयोग हो रहे थे, लेकिन आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति दब गई थी। माही प्रसाद द्विवेदी के कठोर अनुशासन ने तो उसे बहुत ही दबा दिया ही था, ये तो 100% बात है। लेकिन छायावाद में इस चलन ने जोर पकड़ा, यानी अपने आप को अभिव्यंजित करने की प्रवृत्ति, अपने आप को एक्सपोज करने की प्रवृत्ति, अपने आप को प्रेजेंट करने की प्रवृत्ति। ये आत्माभिव्यक्ति इसने सामंती चेतना को चुनौती दी, क्योंकि सामंती चेतना में आत्माभिव्यक्ति को एक अपराध माना जाता है। समाज का दबाव इतना ज़्यादा होता है कवि पर, कवि के मानस पर,
कि वो वह नहीं कह पाता जो उसका मन उससे कहने के लिए कहता है। लेकिन छायावाद और स्वच्छंदतावाद ने इन सारी दीवारों को तोड़ दिया और वह कवि ने पहली बार वह कहा जो सचमुच वह कहना चाहता था अपनी कविताओं के माध्यम से। ये छायावाद, चाहे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, संपादकों द्वारा मुक्त छंद का लौटाया जाना, ये निराला के साथ हुआ था। विरोधियों का शाब्दिक प्रहार, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एकदम नए ढंग से सरोज का विवाह करना, ये सब लिखकर सामाजिक क्षेत्र के अपने अनुभव सीधे सीधे मैं शैली में व्यक्त किए। बनबेला आप देख रहे हैं, ये क्या था? ये मैं, कवि के मैं का नया आगमन, ये आत्माभिव्यक्ति थी। दूसरा महत्वपूर्ण आप देखेंगे नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। ये छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर या तो दो तरीके से मान सकते हैं नारी सौंदर्य। एक तो रहस्यवादी अर्थ में, जहाँ पर प्रेमिका को ईश्वर के रूप में दर्शन किए जा रहे हैं, एक वो अर्थ है। दूसरा नारी सौंदर्य इस रूप में मान सकते हैं कि जहाँ पर पहली बार सखी शब्द का प्रयोग किया गया, कि जहाँ स्त्री पुरुष के लिए केवल मांसलता का आधार नहीं हो सकती, बल्कि वो उसकी सखी के रूप में इस्तेमाल हो सकती है, उसकी दोस्त के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। जिसे आजकल के चालू भाषा में हम गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, लेकिन वह गर्लफ्रेंड मांसलता से ऊपर की वस्तु है। यानी स्त्री का वह रूप जो पुरुष का सहचरी है, वह रूप छायावाद में उभर कर सामने आता है। प्रेम चित्रण, यह छायावाद की बहुत अच्छी विशेषता है। इनकी प्रेम की विशेषता में प्रेम क्या है? प्रेम सूक्ष्मता का आधार लिए हुए है। इसमें श्रृंगार वर्णन नहीं है, इसमें सूक्ष्म भाव दशाओं का वर्णन किया गया है। ये छायावाद का सबसे बड़ा कार्य था, हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं को साकार रूप में प्रस्तुत करना। ये छायावादी कविता का सबसे बड़ा कार्य है। अगला विशेषता क्या है छायावाद की? प्रकृति चित्रण, कि प्रकृति के प्रति प्रेम। छायावाद के प्रकृति प्रेम की विशेषता है कि वे प्रकृति के भीतर नारी का रूप देखते हैं। इसी में आप जोड़ सकते हैं कि ये प्रकृति का मानवीकरण, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है छायावाद की, कि उसकी छवि में किसी प्रेयसी के सौंदर्य वैभव का साक्षात्कार करते हैं। प्रकृति की चाल ढाल में किसी नव यौवना की चेष्टाओं का प्रतिबिंब देखते हैं। जैसे हम कहाँ देखते थे? प्रसाद में देखते थे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। या फिर आप प्रिय प्रवास देखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का महाकाव्य, उसमें आप देखेंगे। या फिर निराला का देखेंगे संध्या सुंदरी, कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यानी प्रकृति का चित्रण एक सुंदर नारी के रूप में करना, प्रेयसी के रूप में करना, ये उनके छायावादी कवियों की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी प्रवृत्ति है छायावाद की, कि छायावादी कवियों ने अपने अधिकांश रचनाओं में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। और खास करके स्वच्छंदतावादी जो कवि थे, यानी छायावाद में ही जो स्वच्छंदतावादी रचनाकार थे, चाहे राम नरेश त्रिपाठी हो, मुकुटधर पांडे हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, सियाराम शरण गुप्त हो, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, उदय शंकर भट्ट हो, उसमें भी जयशंकर प्रसाद का आप नाम ले सकते हैं। पंत की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो राष्ट्रीय चेतना से बहुत ओतप्रोत है। निराला की रचनाओं में आप देखते हैं। यानी ये क्या था? राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण था, कि हमें अपनी मानसिक और राजनीतिक गुलामी से मुक्त होना है, उन बेड़ियों को तोड़ देना है जो हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को गुलाम बनाती है। छायावाद ने हमें वो शक्ति प्रदान की। आप जयशंकर प्रसाद की रचना जानते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमरते वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये कविताएं गांधीवादी दर्शन में नई जान फूंक रही थी,
कि जहाँ पर पूरे राष्ट्र को एक मजबूत आधार दे रही थी, एक नई चेतना से अभिव्यंजित कर रही थी। अगली इंपॉर्टेंट प्रवृत्ति है छायावाद की रहस्यवाद। इसके पहले भी हमने इसे समझा कि रहस्यवाद क्या है। परमात्मा के प्रति आत्मा का प्रेम, इसको रहस्यवाद माना गया कि तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, महादेवी की पंक्ति आप देखते हैं, है ना, जहाँ पर रहस्यवाद में पहला स्तर होता है अलौकिक सत्ता के प्रति आकर्षण, दूसरा स्तर होता है उस सत्ता के प्रति अनुराग, तीसरा स्तर है विरह की अनुभूति, चौथा स्तर है मिलन का मधुर आनंद। ये सब रचनाएं चाहे वो महादेवी में भी देखने को मिलती है, निराला में देखने को मिलती है, प्रसाद में कई स्तरों पर यह रहस्यवाद हावी रहा है। तो ये रहस्यवाद रचनाएं, ये छायावाद की एक खास विशेषता है। स्वच्छंदतावाद अपने आप में एक विचारधारा है छायावाद की, लेकिन छायावाद की सबसे मुख्य, या कह सकते हैं कि अगर रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद, प्रकृति प्रेम छायावाद का वह रूप है जो उसके ऊपर में दिखाई पड़ता है, तो अस्वच्छंदतावाद छायावाद का आंतरिक गुण है और सबसे ठोस गुण है। क्यों? क्योंकि स्वच्छंदतावाद और छायावाद रोमांटिसिज्म से उभरे हुए चीज थे। इनके मूल में रोमांटिसिज्म है ना। और कई आलोचकों ने कहा कि छायावाद पर स्वच्छंदतावाद का बहुत व्यापक प्रभाव है, तो कहीं ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग भी माना है कि जहां कहीं भी बंधन है, समाज, राज्य, कविता और जीवन तमाम स्तर पर स्वच्छंदतावादी कवि सदैव विरोध करता रहा है। और वो विरोध चाहे कविता के स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक बंधन के स्तर पर हो, चाहे सामाजिक बंधन के स्तर पर हो, स्वच्छंदतावाद इन सभी से मुक्ति की बात करता है, स्वच्छंद विचारधारा की बात करता है। और छायावाद में ये चीजें हमें देखने को मिलती है, इसीलिए स्वच्छंदतावाद छायावाद का मूल रीढ़ है, मान सकते हैं। कल्पना, ये भी आप जानते हैं कि बिना कल्पना के कविता विस्तार नहीं पाती, और छायावादी कविता इसीलिए विस्तार पाने में सक्षम हो पाई क्योंकि छायावादी कविता में कल्पना की एक अलग परिभाषा गढ़ी गई। तो कल्पना का प्रयोग बहुत अच्छा से हुआ। दार्शनिकता, दर्शन, फिलॉसफी की हर चीज के पीछे एक विजन छायावादी कविता में हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए कि छायावाद में वेदांत से लेकर आनंदवाद तक का प्रभाव दिखता है। इसमें बौद्ध और गांधी दर्शन की भी झलक मिलती है। जैसे निराला ने लिखा ना, अद्वैतवाद का उदाहरण देते हैं ना कि तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल उच्छ्वास, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। ये क्या था? अद्वैतवाद ही था, है ना। धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों एवं बाह्याचारों से मुक्त व्यापक मानव हितवाद था। कहाँ? जहाँ कामायनी में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। समन्वयवाद का उदाहरण हम देखते हैं, कामायनी में ही देखते हैं प्रसाद ने क्या लिखा कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, दोनों मिलकर एक न हो सके, यही विडंबना है जीवन की, है ना। तो इस तरह से दार्शनिक थिंकिंग चीजें, विजन, ये छायावाद में बिल्कुल क्लियर था। अब शैलीगत प्रवृत्तियों के ऊपर हम आते हैं कि शैलीगत प्रवृत्तियां जो थी छायावाद में बहुत मुखर थी, और शायद छायावाद इसीलिए बन पाया क्योंकि उसकी शैलीगत सुकुमारता आधुनिक काल के अन्य जो वाद हैं उनसे बहुत ज्यादा मुखर है। उसकी अभिव्यंजना शैली में एक अलग उदात्तता देखने को मिलती है। कुछ उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया हूँ। जैसे मुक्तक गीति शैली, आप जानते हैं मुक्तक गीति शैली में वैयक्तिकता होती है, भावात्मकता होती है, संगीतात्मकता होती है, संक्षिप्तता होती है, कोमलता होती है, और छायावादी कवि में सभी गुण आते हैं। प्रतीकात्मकता शैलीगत,
शैली का एक महत्वपूर्ण गुण प्रतीक विधान। छायावादी कवियों ने प्रतीक विधान को बहुत सुंदर तरीके से अपनाया। प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में उन्होंने प्रयोग किया। मानवीकरण तो कूट कूट कर भरा है छायावाद में। कोमल कांत संस्कृत में शब्दावली का प्रयोग किया। हिंदी थी, लेकिन कौन सी हिंदी थी? वह हिंदी जो हमारे कानों को सरस लगती थी, ये हिंदी थी। तो इस रूप में हम देखते हैं कि छायावाद की शैली बिल्कुल कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग करके आगे बढ़ी है। तो इस रूप में आज छायावाद का क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को ये छायावाद की प्रवृत्तियाँ, उसका उद्भव विकास अच्छा समझ में आया होगा। और भी कई प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, जैसे सौंदर्य बोध आप ले सकते हैं, प्रकृति की ओर वापसी हो सकती है, विषय निष्ठता आप कह सकते हैं, वेदना की विवृत्ति कह सकते हैं, अनुभूति की प्रतिष्ठा आप कह सकते हैं। लेकिन ये सब प्रवृत्तियाँ उसी में आ सकती हैं जो हमने चर्चा की, इसी में वो प्रवृत्तियाँ आ सकती हैं। तो इसी प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको छायावाद का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।